જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. मुझे हिंदी में बोलना चाहिए क्योंकि अश्विन भाई ने मुझे पहले ही बता दिया था कि हमारे कुछ ऐसे मित्र आने वाले हैं यहाँ पे कि जो बड़े सीनियर अधिकारी हैं, जो हिंदी में भी बात कर सकते हैं, हिंदी समझ सकते हैं. तो मुझे तो दिक्कत है नहीं, फिल्मों की वजह से मैं थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेता हूँ क्योंकि हिंदी भाषी हूँ नहीं, पैदाइश ऐसी नहीं है. गुजराती में लिखता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन मैं हिंदी में बोलूंगा. ये खड़े हैं पुष्प गुच्छ लेके मेरे सामने, जो उनकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ. ये दोनों हमने सामने जो खड़े हैं दोनों मित्र, अभी उनकी एक बड़ी अच्छी संस्था चल रही थी जो स्पर्श नाम से वो कर रहे हैं काम व्यारा में, जिनमें मैं गया था. बहुत खुशी हुई, वहां से बहुत प्रसन्न होकर आया, बहुत अच्छा काम इनका देख के आया. तो ये कार्यक्रम तो कहीं और करने वाले थे, किसी और दिन करने वाले थे, सिर्फ मैं आ सकूं इसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई अगर आप बीच में भी कुछ ऐसा वैसा करके आ जाए, हम तो हिंदुस्तानी है, जुगाड़ तो हमारे खून में है, तो जुगाड़ थोड़ा कर दिया. इनको खड़ा रखने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बात करके फिर इनका स्वागत में स्वीकार करूंगा. तो जुगाड़ थोड़ा कर लिया. एक प्रोग्राम जैसे वो जादूगर करता है ना खेल, एक यहाँ पे गेंद रखता है, यहाँ पे रखता है, बीच में रखता है, ऐसे बीच में आपका प्रोग्राम रखा. फिर मुझे पता चला कि इस प्रोग्राम में तो राजन वसावड़ा है, जो मेरा कजिन है, फर्स्ट कजिन है, तो मेरा भाई है. कार्यक्रम के बजाय परिवार के बीच आया हूं ऐसा मुझे लगता है, इसलिए किसी फॉर्मेलिटी का बगैर में शुरू हो गया कि चलिए ये तो फैमिली है, अब तो क्या बात है, अब तो फैमिली के बीच आ गए. और मेरे परिवार में अगर आप राजन से पूछिएगा शांति से आज रात को, क्योंकि मैं तो निकल जाऊंगा दूसरी जगह, कि मेरे परिवार में काफी सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हुए हैं. हमारे परिवार में बहुत सारा, हमारे बुजुर्ग से लेकर बच्चों तक काफी सारे लोग इस पेशे से, इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं. तो इलेक्ट्रीफाई योर माइंड इज ए नाइस कॉन्सेप्ट. तो मैंने ये सोचा कि भाई चलिए मैं इतना मैसेज तो आपको दे ही दूं कि बातें कम कीजिए और काम ज्यादा कीजिए. तो मैं तो बात करने के लिए आया हूं, तो आप मुझे कह सकते हैं कि आप तो बात करना ही आपका काम है. तो मैंने सोचा चलो दोनों काम एक साथ कर देते हैं, काम शुरू कर देते हैं हमारा, और वक्त जाया ना हो इसलिए मैंने माइक ले लिया. मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि आप इंट्रोडक्शन देने वाले थे, मुझे आपके चेहरे पे दिखाई दिया, टेंशन में आ गया हाथ में माइक लेके. तो आपकी फॉर्मेलिटीज हम खत्म कर लेते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि भाई मैं जो आपके साथ बांटने के लिए आया हूं उसमें कुछ रह न जाए. जिस सिर्फ मेरी प्रशंसा सुनने के लिए आप नहीं बैठे, आप मुझसे कुछ बात सुनने के लिए, कुछ विचार सुनने के लिए बैठे हैं, तो वो पहले आ जाए. प्रशंसा तो होती रहेगी, अगर अच्छा बोलूंगा तो मेरे बाद मैं निकल जाऊंगा तब होगी, ओके. और अगर नहीं अच्छा बोलूंगा तो जितनी आपने सुनी हो सब जाया जाने के, कोई याद नहीं रखेगा. तो हम इस कर्म के ऊपर पहले फोकस करते हैं और अश्विन भाई के प्यार के ऊपर उससे भी पहले फोकस करते हैं. આપનું સ્વાગત છે. ચૌધરી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે પુષ્પગુચ્છથી શ્રી જય વસાવડા સાહેબનું સ્વાગત કરે. વસાવડા સાહેબની એક કોલમ આવે છે ગુજરાત સમાચારમાં, જો બધાને ખ્યાલ હોય, સ્પેક્ટ્રમ. હું તો રેગ્યુલર વાંચું છું અને હું એમનો બહુ મોટો ફેન છું. જય વસાવડા સાહેબને વિનંતી કે હવે તે માઇક સંભાળે. ઓવર ટુ જય સાહેબ. श्योर, थैंक यू सो मच. पुराने जमाने की दूरदर्शन की सीरियलों में एक रविवार की शाम को एक फिल्म आती थी, एक ही फिल्म दिखाते थे दूरदर्शन में मुफ्त में, तब रविवार की शाम को वो आती थी. और उसमें बीच में कहीं पे अगर सिग्नल विग्नल ब्रेक हो जाए, क्योंकि तब तो इतनी बड़ी नेटवर्क था नहीं, तो बीच में एक पट्टी लिख के आती थी, रुकावट के लिए खेद. तो मैं अभी तो मैंने प्यार मोहब्बत वाली बात की. मैं चौधरी साहब को विनायक के नाम से जानता हूं क्योंकि वो विनायक के नाम से कविता ज्यादा लिखते हैं. तो मैंने विनायक नाम से ही सेव किया था पहले उनका नंबर. फिर उन्होंने कहा कि भाई मेरा पूरा नाम तो सेव कीजिए. तो कवियों में तो ये रहता है, बच्चन तो सरनेम हो गई, अब जो श्रीवास्तव सरनेम थी हरिवंश राय जी की वजह से अब तो बच्चन सरनेम हो गई. तो इनके प्यार की वजह से मैं आपके बीच आया. तो मैंने आपको सुना दिया. सबसे महत्व की बात यह भी है कि भाई आप सब जो इकट्ठा हुए इतनी अच्छी बात करने के लिए, तो आपने गुजराती में बात की कि भाई कॉलम सब पढ़ते हैं, तो रविवार की शाम को जो रुकावट के लिए खेदे वाली पट्टी जो आती थी, उसमें आपको ये लगेगा कि भाई अच्छा खासा हमारा सेमिनार चल रहा था, हम बैठ के सुन रहे थे, इनके बीच ये रुकावट आ गई. और ये कोई वीआईपी वाला आदमी है कि जो जल्दी जल्दी आता है, जल्दी जल्दी भाग जाता है. ये मेरी वीआईपी गिरी नहीं है, मजबूरी है. और मुझे भी याद रहे इसलिए मैं कुर्ते वुर्ते नहीं पहनता, चोगे वोगे नहीं पहनता.
सिर्फ टी शर्ट पहनता हूं कि मुझे याद रहे कि मैं आपके जैसा ही हूं, आपके बीच का आदमी हूं, मैं आपकी तरह जीता हूं और आपसे अपनी तरह बात करने के लिए आया हूं। ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं कोई स्पेशल हूं, मैं कोई विद्वान हूं, मैं आपको कुछ नई बात देके जाऊंगा। बात तो वही जो हमारी विरासत में पड़ी है, बहुत सालों से पड़ी है, बहुत दिनों से पड़ी है, लेकिन ये बात हमने कभी सोची नहीं कि हमारी विरासत में है। और आपको लगता है कि इलेक्ट्रीफाइंग मार्ग में हमारी विरासत कहां से आ गई? ये देखिए, मैंने मोबाइल हाथ में लिया। मोबाइल में हम कुछ भी मैसेज डालते हैं तो हम कहां पे डालते हैं? मैसेज कहां जाता है? तस्वीर भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, कहां जाता है? आप तो सब जाने माने टेक्नोलॉजी के इंजीनियर लोग हैं। वो नेटवर्क के पहले कहां जाता है? उसके लिए एक स्टोरेज का नाम है पूरा, जहां पे सब कोई डेटा हमारा स्टोर होता है। ओके, सर्वर तो पुरानी होगी, नाम तो सही बोला, लेकिन क्लाउड। तो हिंदुस्तान में साहित्य लिखा गया कवि कालिदास के द्वारा, जिसका नाम था मेघदूत, बड़ी अच्छी कविता थी। उसमें एक यक्ष जो है वो अपनी पत्नी, अपनी प्रेयसी को संदेश देना चाहता है, क्योंकि वो अकेला बैठा है, उसको सजा दी गई है अकेले रहने की। और बादल को वो संदेश देता है कि हे मेघ, तुम मेरी पत्नी के पास जाओ हिमालय तक और वहां पे संदेश दे के आना। और उस पर पूरी ज्योग्राफी है भारत की कि बारिश कहां से पसार होती हुई चलती है। तो मैसेज कहां गया? ओके, इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कोई नई बात कहने के लिए नहीं आया। मैसेज तो हमारे देश के कवि भी क्लाउड को भेजते थे, अब साइंटिस्ट भेजते हैं। इतना फर्क आ गया, मैसेज क्लाउड पे ही जाता है। बात जो है वो टेक्नोलॉजी की नहीं है, बात जो है वो अप्रोच की है। गुजराती में एक पंक्ति लिखी गई, ये तो वैलेंटाइंस डे को सुनाना चाहिए, लेकिन वसंत पंचमी और वैलेंटाइंस डे दोनों चले गए, अब तो होली बाकी है। तो मैं बीच में ही आपको सुना देता हूं, और जो गुजराती नहीं है उनके लिए उसका ट्रांसलेशन भी अपनी तरीके से कर देता हूं। હું ક્યાં કહું છું આપની હા હોવી જોઈએ, પણ ના કહો એમાં વ્યથા હોવી જોઈએ। मैं कहां ऐसा कहता हूं कि आप हाँ बोल दीजिए, आप ना बोलिए, लेकिन कुछ व्यथा के साथ ना बोलिए। ऐसा हमें लगना तो चाहिए कि चलिए ये कर नहीं पाए, लेकिन उनके दिल में, उनके दिमाग में कुछ है कि मुझसे नहीं हो पाया, आई एम सॉरी फॉर दैट। बस यही बात का अर्थ विस्तार करने के लिए मैं आपके बीच में। आप सब ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पे हर काम आप कर नहीं पाएंगे, हर किसी को आप जवाब दे नहीं कर पाएंगे, हर किसी को आप सेटिस्फाई भी नहीं कर पाओगे। ओके, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमारी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अपने मूड स्विंग्स भी होते हैं। ओके, विल स्मिथ जैसा सुपरस्टार एक्टर अगर अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई या कुछ ऐसी कुछ बात हो गई या दिन में कुछ दिमाग खराब हो गया, तो ऑस्कार अवार्ड के स्टेज पे चढ़ के उसके प्रेजेंटर पे झाटा मार देता है। हम लोग देखते हैं, उसको भी एक्सपेल होना पड़ता है, सॉरी सॉरी सामने वाले सब लोग एक दूसरे को कह देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों करता है इंसान? सुपरस्टार को, उसको तो अवार्ड मिलने वाला था उसी रात, तो उसने क्यों ऐसा किया कि उसको इस अवार्ड नाइट से ही बाहर किया जाए? क्योंकि आदमी जो है अपनी सिचुएशन का पुलिंदा है। हमको पता नहीं, हम अपनी किस परिस्थितियों को पता नहीं। विल स्मिथ सुबह में उठ के किसके साथ क्या उसने बात की होगी, उसकी कार का किसी के साथ टक्कर वक्कर हो गया होगा, किसी ने उसको सुना दी होगी, वो फ्रस्ट्रेशन उसने वो अवार्ड नाइट में निकाल दिया। ये हमारे साथ होता है। वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। आप किसी बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप ले आइए, माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस ले आइए, एप्पल का मैकबुक प्रो ले आइए, बढ़िया से बढ़िया एयरपोर्ट ले आइए, आप लैपटॉप ले आइए, और बढ़िया से बढ़िया लैपटॉप को आप डाल दीजिए गंगा के किनारे, रेत के बीच। ओके, रेत के बीच रखिए और थोड़ी चौकी पहना रखिए कि भाई ये कोई ले ना जाए। हमारे देश में तो ये भी करना पड़ता है। पानी के ग्लास को भी और बॉल पेन को, साइन करने वाली पेन को भी बैंक में किसी बांध के रखना पड़ता है। ओके, लोग साइन करते वक्त पेन भी ले जाते हैं, पानी पीते वक्त ग्लास भी ले जाते हैं, ट्रेन दिखता है तो तकिया ले जाते हैं। ओके, अभावों में जीता हुआ देश है, आबादी बहुत ज्यादा है। ओके, रिसोर्सेज कम है तो अभाव है, अभाव की वजह से स्पर्धा है, स्पर्धा की वजह से जुगाड़ू मानसिकता है, सब कुछ है। लेकिन अगर वो लैपटॉप आपने रखा और 50 साल के बाद उस लैपटॉप के बाहर गए तो वो लैपटॉप पुराना हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसमें कुछ ग्रोथ नहीं होगा, कुछ विकास नहीं होगा उसका। हाँ, आउटडेटेड हो जाएगा। आप कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी तो 50 साल पुरानी है, ये क्या काम किया, कबाड़ हो गया है। किसी इंसान को आप गंगा के किनारे बिठा दो, 50 साल छोड़ो, 15 साल तक बिठा दो,
5 साल तक बिठा दो। ऐसा हुआ है और ऐसा हो सकता है कि वो गंगा के किनारे बैठा हुआ इंसान जब आया है तो कोई वालिया लुटेरा होगा और बाहर निकलेगा तो वाल्मीकि ऋषि बन के बाहर निकलेगा। इंसान में फर्क आ सकता है, इंसान का स्वभाव बदल सकता है, इंसान की संवेदना वाइब्रेशंस ले सकती है, इंसान माहौल से चेंज हो सकता है, इंसान को चोट लग सकती है, इंसान के भीतर कुछ पनप सकता है। मशीन के भीतर ये कुछ नहीं होगा। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रीफाई योर माइंड। हमारे माइंड को इलेक्ट्रीफाई करना इसलिए नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लिमिटलेस पावर आ जाए हमारे बीच। पावर एक चीज है, पावर तो हम मशीनों से ले सकते हैं, लेकिन जैसे स्पाइडरमैन की मूवी में, अगर आपने मूवी देखने का मेरे जैसे शौक हो तो आपने देखा होगा कि एक पूरा सिचुएशन है कि जब वो पीटर पार्कर के पास फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी जो आया था उसमें पीटर पार्कर जो है वो उसको एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, ओके, और वो काट लेता है, उसकी वजह से उस पर सुपर पावर आ जाते हैं। तो पहले ये सोचता है कि इससे तो पैसे मिल जाएंगे, इससे तो लोगों को सामने हम बुली बन जाएंगे, वो कोई हीरो बनने की सोचता ही नहीं। तो वो जाता है बॉक्सिंग रिंग में, क्योंकि वो बच्चा दिखता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो जीत नहीं पाएगा, अपने पे खुद दाव लगाता है, अंदर सुपर पावर पड़ा हुआ है, बॉक्सिंग रिंग में दूसरे को हरा देता है और कसिनो जैसे जुगाड़ के पैसे लेकर वापस आता है। उसमें एक सिचुएशन कि भाई चोर जो है वो किसी का पर्स छीन के भाग रहा है, हाथ में छुरा लिए, तो उसको पीटर को वो रोक सकता है आसानी से, क्योंकि he has got a सुपर पावर। उसके लिए वो छुरा बुरा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर भी वो उसको रोकता नहीं कि मुझे क्या, पर्स इसका, चोरी इसने की, मैं लिफ्ट में बटन दबा के जा सकता हूं, मैं निकल जाऊंगा। चोर लिफ्ट के पास आता है, वो आराम से सीढ़ियां उतर के चला जाता है, क्योंकि मेरा तो ये मामला है ही नहीं, मुझे क्यों चोर को रोकना चाहिए, इट्स नॉट माई जॉब। नीचे सीढ़ियां उतर के जाता है तो पता चलता है कि वो तो अनाथ था, उसको पालने पोसने वाले जो अंकल और आंटी थे, उसमें अंकल ऐसा सोच के कि ये तो बच्चा ट्यूशन में जाता है, उसको पता नहीं कि ऐसा खेल खेलने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपनी बुलिंग पावर दिखाने के लिए जाता है। अंकल जी नीचे खड़े थे, उसको लेने के लिए आए थे, कोचिंग में से बाहर निकलेगा बच्चा ऐसा सोच के, और अंकल रोकने की कोशिश करते हैं उस चोर को कि वे छुरा लेके किसी का पर्स लेके भाग रहा है, तो मेरी एज ए सिटीजन इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं इसको रोकूं। वो रोकने के लिए जाते, वो छुरा भोंक देता है। जब पीटर नीचे आता है तो अंकल मरणासन्न है, आखिरी सांस गिन रहे हैं, और पीटर तो रोना आ जाता है और वो कहता है कि भाई अंकल मैं इसको रोक सकता था, आपको मालूम नहीं, मेरे पास तो सुपर पावर आ गई है, और मैं इसको ऊपर ही रोक सकता था बड़ी आसानी से, मैंने रोका नहीं कि मुझे क्या, और मेरे ही अंकल, मेरा ही परिवार उजड़ के चला गया नीचे आके। तो अंकल आखिरी सांस लेते हुए उसको कहते हैं कि बेटे अब तो वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर तेरे पास कुछ पावर वावर है तो इतना याद रखना, ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। महान शक्तियां महान जिम्मेदारियां लेके आती है। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग में ज्यादा मेगावाट का पावर आता है तो ज्यादा कंसील भी उसको करना पड़ता है, उसको ज्यादा छिपा के भी रखना पड़ता है, उसको ज्यादा सिक्योरिटी स्विच के माध्यम से रखना पड़ता है। रेडियो एक्टिव रिएक्टर और सोलर पैनल के बीच फर्क है, सोलर पैनल को हम टच कर सकते हैं, रिएक्टर को हम ऐसे छू नहीं सकते। ओके, ये जो है ये सिंपल सी बात, ना कहूं एमा व्यथा होवी જોઈએ, इसके साथ कनेक्ट होती है। हम ये सोचते हैं कि हमारे ये काम है, हमारे ये काम नहीं है। मैं गांधीनगर तो बीच में आता है यहाँ पे आने के लिए, आप सब लोग तो काफी सारे लोग गवर्नमेंट की प्रोसेस के साथ जुड़े हुए लोग, मैं अपने फादर के पेंशन के लिए बहुत सारे दिन गांधीनगर गया था, बहुत चक्कर काटे, और मैंने देखा है कि जो पेंशन ऑफिस में बैठे हैं वो उनको भी चक्कर काटने पड़ते हैं पेंशन मिलने के लिए। वो ऑफिस में बैठे हैं तब कुर्सी की वजह से किंग होते हैं, कुर्सी चली गई खुशी भी चली गई। हमारी आधी खुशियों तो खुशियों के साथ जुड़ी हुई है, कुर्सियां चली जाएगी तो खुशियां भी चली जाएगी। तो मैंने वो उस वक्त वो जो देखा उसमें एक नई चीज मैंने देखी, वंचाण में लीधा तारीख, डेट ऑफ रीडिंग। माने हमें ऐसा लग रहा है कि सर हम ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं सामने अर्जदार के तौर पे, ओके, फाइल वाइल बना के दी, उसके ऊपर समरी नोट लिख के दिया,
वो पूरा जो एविडेंस उनको चाहिए था वो सब दे दिया। हमने सोचा कि चलो ये देख लेंगे, एविडेंस तो हमने दिया है, समरी नोट भी दी है, एप्लीकेशन भी दी है, तो अभी साइन करके कहेंगे कि भाई इसका प्रोसेस हो जाएगा और शाम को आप चेक लेके चले जाना। लेकिन वो पूरा देखते हैं तो आशा ज्यादा मिलती है कि भाई चलेगा। तो सर इस वक्त तो सर ने रख नहीं दी, तो किसी का फोन भी नहीं लिया, हमारी फाइल को देखी, ऐसा किया, पढ़ने पलटे, ये किया, वो किया, वो किया। तो रुके कहीं पे, हम वो रुकते हैं तो हम दिमाग से तोड़ पड़ते हैं कि ये रुके यहाँ पे, वो ध्यान से बट रहे हैं। ओके, और फिर पूरा ऐसा वैसा करके वो एक उसमें रिमार्क, कलर की पेन रखते हैं खड़े होकर, तो कलर देख के असिस्टेंट समझ जाएगा कि क्या करना है इसमें। तो उसमें जब रिमार्क करके उन्होंने वो फाइल मुझे सामने थमा दी, तो मैंने सोचा, मैं तो मन में लड्डू फूट गए कि सर ने लिख के दे दिया, तो मुझे सिर्फ डिपार्टमेंट तक जाना है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, और वहां जाके फाइल पे सर का रिमार्क दिखा देना है और बस प्रोसेसिंग स्टार्ट। तो जब मैंने फाइल खोली तो सर ने ये लिखा था जो मैंने पहले बोला, 95 लिखा तारीख। मीन्स अभी तो मैंने रीड किया है, डिसीजन तो लेंगे भाई। हमारे गिजूभाई बधे का एक बाल वार्ताकार थे गुजराती के, बड़े मशहूर, काफी सारी चिल्ड्रन स्टोरीज उन्होंने आजादी से पहले लिखी, वन ऑफ द पायनियर। उनके नाम से गुजरात सरकार विश्व बाल वार्ता दिन मनाती है, 15 नवंबर उनका जन्म दिवस। तो गिजूभाई ने एक कथा लिखी थी, भाई उस जमाने की कथा, तो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उस जमाने का है उसमें। तो किसी ने कोई उधार पैसा लिया कि भाई 100 रुपया मुझे उधार देना, तो ये हमारे चौधरी साहब जैसे कोई दिलदार आदमी थे, उससे 100 रुपये थमा दिए कि चलो 100 रुपये में क्या, ले जाओ, दे देना, मुझे चाहिए तब दे देना, वरना घर पे भी पैकेट चेक होता है कि 100 रुपये कहाँ उड़ा दिए। तो आए नहीं, वापस रुकिए, तो उन्होंने फोन की कि भाई 100 रुपया नहीं है, दोस्त था मिलने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे तो दो। तो दोस्त ने कहा कि भाई यार तुम तो मित्र हो, मेरी परेशानी जानती हो, पैसे होते तो लेता है क्यों तुम्हारे पास, ये बैंक से लोन मांगने जैसा है। अब बैंक से लोन आपको तभी मिलती है जब आप ऐसा प्रूव कर दो कि मेरे पास ये सब कुछ है, और अगर आपके पास तो सब कुछ है तो आप लोन लेने के लिए वहां पे जाते ही क्यों। तो उसने कहा कि भाई मैं दे तो हूं, दूंगा लेकिन थोड़ा कम कर दे, ये 100 तो अभी नहीं है। तो चौधरी साहब ने सोचा कि अब 100 नहीं है तो आधा वाधा तो निकाल ले इसमें से, फिर आधे का सोचेंगे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब। ओके, तो उसने कहा कि भाई कितना है तुम्हारे पास। तो दोस्त ने बोला कि देखो 100 का हुआ 60, आधा गया 60। 100 का हुआ 60, 40 तो मैंने निकाल दिए कि भाई ये तो है ही नहीं, अब 60 में निपट लो। आधा गया 60, 60 में निपटने की बात है, लेकिन अब 60 में से 30 ही में दे सकता हूं, अभी तो 60 का वादा है लेकिन 30 दे सकता हूं। ओके, 10 देंगे, 10 आज नहीं, ये कल परसों दे दूंगा। 10 दिलाएंगे, 10 मेरे पास नहीं है लेकिन किसी और को कह दूंगा कि दे दे। 10 में लेना क्या और देना क्या। 10 रुपए के लिए क्या दिमाग खाते हो यार। ओके, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तो ये जो आता है, तो ये हुआ 100 का हुआ 60 जैसा ही हुआ कि हम रीडिंग करते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते, प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करते। पूरा डेटा है, पूरा रिकॉर्ड है कि हमने रीडिंग किया, 95 लिखा तारीख। ओके, मैंने जब पहली बार सुना, मैंने उसे ये जो अभी चलता है ना HMMM, लोगों को मैसेज में पता नहीं चलता किसको कांग्रेचुलेशंस कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ओके, तो लिखते हैं HMMM। मानी मेरा कोई बेन न्यूट्रल हो, मैं इसमें सुन रहा हूं बस। ओके, वो ज्यादातर शादी ब्याह के मामलों में ऐसा बहुत होता है। लड़के वाले कहते हैं कि हमारी ओर से तो हाँ है, और लड़के वाले कहते हैं कि हमारी ओर से अभी तय नहीं किया हाँ कहना है या नहीं। ओके, तो ये जो HMMM जो है वो गवर्नमेंट वाला रिप्लाई है, जिसमें हाँ भी नहीं है ना भी नहीं है। आपको खुद ही तय करना है कि इसमें हाँ माना जाए या ना माना जाए। ओके, और जो बड़े सीनियर, बड़े मंजे हुए लोग जो होते हैं, खिलाड़ी लोग जो होते हैं, तो उसको मालूम रहता है कि भाई जवाब कैसे देना है, वो यही कहते हैं
सोच रहे हैं, अभी सोचेंगे, बात करेंगे, हो जाएगा कुछ, सोचेंगे, बात करेंगे। आपको समझ जाना चाहिए, अगर मेरे जैसे अनुभव हो तो, कि उन्होंने सोच भी लिया है और उन्होंने जवाब भी दे दिया है, और जवाब यह है कि इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये बोलने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि हो जाएगा, कुछ करेंगे, देखेंगे, देखते हैं। ओके, ये जो चीज है ये हमारे कल्चर बन गई है, क्योंकि जो नया इंसान आता है ऑफिस में, वो यही सोचता है कि भाई जो महाजन पंथे यस्य सह, ऐसे संस्कृत में कहा जाता है, बड़े लोग जो करते हैं उसका पालन करना चाहिए, उसके पथ पे हमें चलना चाहिए। महाजन पंथे यस्य सह, तो बड़े लोग जैसा करते हैं वैसा हमें सीखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, प्रैक्टिकल आंसर देने की कला, कि हाँ भी मत कहो, ना भी मत कहो। ये जो चीजें हैं, जब हम कहते हैं ना कि भाई हिंदुस्तान में बहुत कुछ है, वी आर द यूनिक कंट्री माय फ्रेंड्स, बीइंग एन इंडियन आई हैव टू शेयर दिस विद अ प्राइड। अब देखिए, आप ऐसा सोच लीजिए कि कोविड जैसा कुछ चीज फिर से हो गया, और जिसमें किसी हमारे देश को हमें लॉक करना पड़ा। जैसे बात हुई थी ना कि भाई ये चाइना से क्यों आने दिया, चाइना से आने दिया तभी तो कोविड पूरी दुनिया में चला गया। अगर चाइना को लॉक ही कर देते तो चाइना को तो इंटरेस्ट ही नहीं था अपने आप को लॉक करने में, उसको तो ये इंटरेस्ट था कि दूसरे की इकोनॉमी कैसे खत्म हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ आ गया कि हमें एक में दूसरे जो कुछ गए हम लॉक कर देते हमारे देश में, बाहर से ना कोई स्टीमर आएगी, ना कोई हवाई जहाज आएगा, ना कोई कंटेनर आएगा, ना कोई कम्युनिकेशन होगा। फाइन, अगर ऐसा हम कर भी दे तो हमारे पास सब कुछ है। देखिए, हम स्ट्रॉबेरी भी खा सकते हैं, हम बाजरा भी उगा सकते हैं। हर किसी देश के पास ऐसा है नहीं कि वो लॉक कर सके। हम हिमालय पे जाके बर्फ के बीच बेच सकते हैं, हम राजस्थान में जाके रेत के बीच बेच सकते हैं, हम पैलेस भी देख सकते हैं, हम खेत भी देख सकते हैं। ओके, हम फिल्म में हमारी मौलिक है, हमारी अपनी फिल्म इंडस्ट्री है। ऐसा ही नहीं कि हॉलीवुड की फिल्म आती है तभी हमारी इंडस्ट्री चलती है, फॉरेन की फिल्मों के ऊपर चलती है और साल में 5 फिल्म बनती है, गुजराती में, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में, बंगाली में, मराठी में, हर कोई भाषा में आप देख लो अच्छी अच्छी फिल्में बनती है, अच्छा सिनेमा बनता है। हिंदी में तो बनता ही है। तो हमारे पास अपना एंटरटेनमेंट भी है, इतने डांस फॉर्म्स है, गरबा है, भांगड़ा है, काफी कुछ है, इतने डांस है, इतने कल्चरल है, शादी ब्याह है। अगर शादी ब्याह के लिए हम डेस्टिनेशन वेडिंग सोचे तो इतने सारे डेस्टिनेशंस है जहां पे हम जा सके। यहाँ पे गोवा जैसे बीचेस भी है। ओके, कहीं हर कोई, आप समंदर बोल दो समंदर है, नदियां बोल दो नदियां है, पर्वत बोल दो पर्वत है। ओके, आप कुछ भी बोल दो, मॉल बोल दो मॉल है, महानगर बोल दो महानगर है, देहात बोल दो देहात है। हमारे पास सब कुछ है। ऑल रिसोर्सेज वी डू हैव। इट्स अ यूनिक नेशन। हर कोई देश के पास कुदरत ने ऐसा खजाना नहीं दिया कि वो हर कुछ कर सके। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर है अलग अलग जगह पे। ओके, तो यहाँ पे ये उग सकता है, यहाँ पे हमारे पास कोयले की खदान है, हमारे पास एक जमाने में केजीएफ फिल्मों में आपने देखा होगा गोल्ड की खदानें भी थी। ओके, हम हीरे भी निकालते थे एक जमाने में, प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं हीरे का। ओके, आज ही प्राइम मिनिस्टर जो द्वारिका में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि आप सबने, हमारे गुजरात में एक महारास हुआ था जिसमें 37,000 बहनों ने भाग लेके पूरा एक सर्कल बनाया था रास का, वो देखा होगा। फिर प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है, उनकी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है मोदी साहब की। तो मोदी साहब ने कहा कि आपने सब कुछ तो देखा, लेकिन मैंने जो देखा वो आपने नहीं देखा। ये उन्होंने आज कहा अपने संभाषण में, आज की बात है फ्रेश। और उन्होंने कहा कि मैंने ये देखा कि भाई इतनी सारी माता जी हमारी घूम रही थी, बहनें घूम रही थी, 25,000 किलो सोना पहने हुए घूम रही थी। देश की इकोनॉमी का जो हो, हमारे पास अपनी इकोनॉमी मजबूत है। 25,000 किलो सोना पहन के घूम रही थी। तो हमारे पास सब कुछ है। तो फिर ऐसा क्यों है कि जितना होना चाहिए उतना पावरफुल नेशन अभी हम नहीं बने? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन नहीं है। अब ट्रैफिक को देख लो, एक्चुअल आप जहां पे पहुंच सकते हो आसानी से पहुंच सकते हो, लेकिन क्योंकि हमें दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देना है, अपने को ही आगे रखना है, इट्स ईगो ट्रिप व्हाइल वी आर ऑन द रोड पे। क्या किसी मंदिर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, इतनी थका मुक्की रहती है, सही तरीके से आप दर्शन नहीं कर पाओगे। और अगर अपने हिसाब से 10-10 सेकंड गिन के सेल्फ डिसिप्लिन से चलोगे, हर कोई अच्छे तरीके से दर्शन कर पाएगा। ट्रैफिक का ही यही मामला है। हम सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ गवर्न लोग नहीं है। हमें कोई चाहिए। पुलिस वाला अगर खड़ा है तो बेल्ट पहन लेते हैं, सीसीटीवी दिखाई देता है तो स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं।
ओके, हमें कोई चाहिए जो हमें गवर्न करे, हमें सेल्फ डिसिप्लिन में रहना नहीं आता। ये हमारे साथ एक पुरानी प्रॉब्लम है, और इस वजह से एक प्रॉब्लम दो मैंने किया है कि भाई एक प्रॉब्लम ये सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव है, और दूसरा प्रॉब्लम है टीम वर्क का अभाव। वी आर ग्रेट फैमिली बिल्डर्स बट नॉट ग्रेट टीम बिल्डर्स। ओके, हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, दूसरे के ऊपर। और ऑफिस में आप देख लीजिए, आपको शायद, मुझे पता नहीं आपको अनुभव होगा या नहीं, लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने निरीक्षण किया है कि भाई ऑफिस में दो किस्म के इंसान होते हैं। एक जो कोई काम करता ही नहीं, एक जो सारा काम कर लेता है। अब ग्रेजुअली ये होता है कि जो काम करता ही नहीं उसको कोई काम देता ही नहीं, कोई भी बॉस उसके पास जाता ही नहीं। ओके, और जो करता है बेचारा बैठ के बड़े अच्छी तरीके से सलोकाई से अच्छे अपने पर्सनल जिम्मेदारी समझ के उनको बॉस बुला के कहते हैं कि यार तुम्हें आज रुकना पड़ेगा। तो वो कहता है कि भाई वो उसको बोलो ना सर, बराबर। तो वो कहेगा कि नहीं वो तो करेगा नहीं ना, तुम्हें भी मालूम है वो करेगा नहीं, अब ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें करना पड़ेगा। तो जो काम करता है उसको दुगना तिगना काम करना पड़ता है, जो नहीं करता उसकी तो ऐसी इंप्रेशन हो जाती है कि ये तो करेगा ही नहीं, ये तो पगार लेने के लिए आया है। ये प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, और सेल्फ डिसिप्लिन में सेल्फ पहले आता है, और दूसरा जो नहीं है वो ये नहीं है कि वी आर नॉट ए टीम मेंबर, टीम प्लेयर। ये हमारे खेलों में भी दिखाई देता है। देखिए, धीरज चोपड़ा जितनी आसानी से गोल्ड जीत सकता है, उतनी आसानी से हम वर्ल्ड कप नहीं जीतता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना महान खिलाड़ियों की अभी तो बनी नहीं है। वो महान खिलाड़ी तो रिटायर हो गए जो थे वो, लेकिन वो जीत जाती है बिकॉज दे आर प्लेइंग एज ए टीम। जब 175 रन ग्लेन मैक्सवेल ने किए तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने ऐसा लिखा था कि सबने ग्लेन मैक्सवेल को याद रखा, बिकम ए हीरो, और हमारा तो दामाद है, उसकी वाइफ है साउथ इंडियन है। ओके, तो हमारे तो ठीक है, जमाई बाबू को तो यूं ही खिला पिला के बड़े अच्छे तरीके से सत्कार करके खातिरदारी करके भेजते हैं। लेकिन मैक्सवेल के 175 के साथ हमें नजर रखनी चाहिए पैट कमिंस के स्टैंड की, क्योंकि वो सामने अगर उसको छोड़ उसने संभाल के नहीं रखा होता तो मैक्सवेल तो कब का विकेट फेंक के चला गया होगा, क्योंकि उसको लगा प्रेशर में आ जाता कि अब तो कोई है नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा, जल्दी करना पड़ेगा। सेम थिंग हैपेंड व्हेन कपिल देव एंड सईद किरमानी वाज प्लेइंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन 83 वर्ल्ड कप। उसका वीडियो नहीं है, इतना ही फर्क है, इसका वीडियो है हमारे पास। तो किसी भी गेम में आप टॉप स्कोरर तभी बनोगे ना जब कोई सामने का छोर संभाल के रखेगा आपके। कोई पैट कमिंस या कोई सैयद किरमानी बनेगा, हम उनको याद इतना नहीं करते, उनकी तस्वीर इतनी नहीं लेते, उनके साथ सेल्फी इतनी नहीं खिंचवाते, लेकिन उनका भी रोल है। चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे वो हमारा कोई गुरुजन हो, माता पिता हो, चाहे कोई बॉस हो, चाहे कोई सबॉर्डिनेट हो, चाहे कोई पियून भी हो। अहमदाबाद में सालों पहले जब मोबाइल का इतना कल्चर नहीं था, तब एक घटना बनी हुई थी। एक कंपनी, एक फैक्ट्री नहीं बनी थी उस जमाने में। आज तो अहमदाबाद में बहुत विकास हो गया, लेकिन उस जमाने में तो इतना था भी नहीं। तो नई फैक्ट्री बनी थी, फैक्ट्री में जर्मन डेलीगेशन आने वाला है जर्मनी से। तो बड़ी बातचीत हो गई सबकी कि डेलीगेशन आने वाला है, ये होगा वो होगा, और सब जो डायरेक्टर्स थे वो नए सूट बूट सिलवा के आ गए। स्पेशल शेफ उन्होंने बुलाया मुंबई से कि भाई जर्मन डेलीगेशन आ रहा है, तो जर्मनी के लोग क्या खाना खाते हैं, तो मुंबई की 5 स्टार में से हम शेफ बुला के। तब तो मैंने कहा इस आज के जैसा अहमदाबाद नहीं था। घटना मेरे एक मित्र के परिवार में हुई है, इसलिए तो मुझे मालूम। तो उन्होंने शेफ बुलाया, तैयारियां पूरी की। अब उस जमाने में तो पत्र व्यवहार चलते थे, तो कार वार सबका बोला कि भाई आप ये करेंगे वो करेंगे। वो जर्मन लोगों ने अपने हिसाब से कह दिया कि भाई एयरपोर्ट तो है ही, हम एयरपोर्ट से आ जाएंगे, आप सिर्फ अपने जीपीएस तो था नहीं, एड्रेस सही तरीके से दे दो। पूरे लैंडमार्क के साथ एड्रेस उनको भेजा गया, सब कम्युनिकेशन हो गया। डायरेक्टर लोग ज्यादा जल्दी उठे उस दिन। 3 भाई थे, तीनों भाई जल्दी जल्दी तैयार हुए, गाड़ी में बैठ के गए और दरवाजे पे सूचना दी कि आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, किसी को भी अंदर बताने देना, किसी भी कुछ भी हो जाए, फोन भी मत करना, इंटरकॉम भी मत घुमाना, अंदर नहीं आने देना, अंदर नहीं आने देना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। इतना बड़ा कंसाइनमेंट मिलेगा जब मिलेगा ऑर्डर। अब वो गार्ड भी जरा अलर्ट हो गया, तो उन्होंने सोचा कि भाई
आप किसी कभी किया नहीं, हमारे साहब लोगों ने आज बोल दिया, तीनों साहब इकट्ठे आए, तीनों साहबों ने बोला कि किसी को अंदर नहीं आने, पहले इंटरकॉम पे मत करना, डिस्टर्ब भी मत करना। तो टैक्सी में वो डेलीगेशन आया, अब घाट को बोला गया था कि किसी को अंदर आने नहीं देना, मतलब नहीं आने देना, अब तो फोन भी नहीं करना, पूछना भी नहीं, नो मींस नो, कैसे कंप्लीट सेंटेंस। तो घाट ने उसका पालन किया। वो लोग तो जर्मन थे, उसको ज्यादा हिंदी तो आती नहीं थी, तो थोड़ी बहुत उन्होंने बात करने की कोशिश की, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, कम्युनिकेशन गैप आ गया, वो वापस चले गए। और जाते वक्त तो अहमदाबाद से मुंबई चले गए, और सेम कंपनी जो सेम प्रोडक्शन करती थी उसको कॉन्ट्रैक्ट देके चले गए। यानी हम ऐसा सोचते हैं, डायरेक्टर्स लोग ऐसे सोचते हैं कि हम कंपनी के फेस है, बड़े बाबू जो है वो ऐसा सोचते हैं, पुलिस के आईपीएस ऑफिसर ऐसा सोचते हैं कि हम पुलिस के मेन फोर्स है, मिनिस्टर लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हम सरकार के मेन फेस है। एक्चुअल आपके साथ जो काम करता है, आपके साथ जो कम्युनिकेशन करता है, वो आपका असली चेहरा है। अब जरा सोचिएगा ठंडे दिमाग से, मैं जो कहता हूं, पुलिस का जो कांस्टेबल सड़क के बीच खड़ा रहता है वो पुलिस का चेहरा है, वो लाइट वाली गाड़ी में घूमने वाला आईपीएस पुलिस का चेहरा नहीं है, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जाएंगे। पुलिस क्या है, वो लोग सोचेंगे उस कांस्टेबल के बर्ताव की तरह, वो हमारा यार्डस्टिक है। आप ऐसा सोच लो ना, सपोज यहाँ पे आप सब इतने इलेक्ट्रिफाइड माइंड हो गए आपके, और बड़े चैनलाइज हो गए, तो आपको सिंगापुर की ट्रिप मिल गई, आपको कोई फ्रांस की ट्रिप मिल गई, आपको यूएसए की ट्रिप मिल गई, आप वहां जाएंगे और लोगों को फोटो वोटो निकाल के भेजेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे, वीडियो बनाएंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो आपको कोई पूछेगा कि कैसा लगा स्विट्जरलैंड, कैसा लगा फ्रांस, कैसा लगा यूएसए, कैसा लगा सिंगापुर, तो आप कहेंगे सपोज के भाई बड़ा क्लीन है, बड़ा अच्छा है, बड़ा वेरी ऑनेस्ट, ये सब नॉर्मल फीडबैक जो आते हैं वैसे आते हैं। ये किसको मिलकर आपने कहा? गवर्नर मिले थे आपको क्या? शहर के मेयर आए थे एयरपोर्ट तक? टैक्सी वालों ने जिस तरीके से बात की और बिहेवियर किया, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने जिस तरीके से बात की, डोर कीपर ने जिस तरीके से बात की, लोकल किसी ने आपको पूछा, किसी शॉप वेंडर से पूछा और उसने जिस तरीके से बात की, वहां से हम 3-4 दिन में जजमेंट लेते हैं कि इस जगह कैसी है, लोग कैसे हैं, सिस्टम कैसे चल रही है। नॉर्मल टूरिस्ट में भी यही होता है ना। अब किसी और जगह पे जाते हैं तो लोग कह देते हैं ध्यान रखना, वहां पे पाकिट चला जाएगा, बैग कोई ले जाएगा, आप संभाल के रखना, 2 लोग नजर रखना, ये बात मत करना, गहने वहने पहन के बाहर मत जाना, ऐसा भी होता है। ओके, तो ये जो चीजें होती है, हमारी जो इंप्रेशन जिसके लिए हम मर जाते हैं इंप्रेशन बनाने के लिए, हम 5 फोटो निकाल के 4 डिलीट कर देते हैं, इसमें इंप्रेशन नहीं आएगी। वो इंप्रेशन क्रिएट होती है हमारे हर किसी आदमी के बर्ताव से, बिहेवियर ऑफ द पर्सन, नॉट ऑफ द टॉप लेवल। टॉप लेवल पे सब अच्छी अच्छी बातें ही करते हैं, सबसे बड़े जो शिखर होते हैं उसके ऊपर पेड़ उगते ही नहीं, सिर्फ बर्फी रहती है। ओके, बहुत खूबसूरत दिखते हैं लेकिन वहां पे आप रह नहीं सकते। तस्वीरों में बहुत बड़ा खूबसूरत दिखता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे घर नहीं बना सकते। सूरज कितना प्रकाशित रहता है लेकिन सूरज पे आप घर नहीं बना सकते, तो वहां पे तो आगे आगे दूर से अच्छा लगता है। मैं बड़ा बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटा बनने की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान बनने की बात कर रहा हूं। अगर आप इंसानियत के तौर पे पेश आएंगे, लोग कहेंगे कि नहीं, ये देश अच्छा है, ये सिस्टम अच्छी है, काम अच्छा है। किसी को बताया नहीं मैंने, लेकिन आज ये क्योंकि ये कनेक्टेड है अपने सब्जेक्ट से, मैं एक शोल्डर बैग रखता हूं जब बाहर घूमता हूं, तो राजन ने देखा है काफी बार मैं ऐसा लेके घूमता रहता हूं बाहर, यहाँ पे तो गाड़ी में आया तो नहीं है। ओके, तो शोल्डर बैग रखता हूं। तो मैं टोक्यो में जापान गया था लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट इसी टाइम, 8 ट्रैक, और मैं क्रॉस कर रहा था उस रास्ते को। अब क्या हुआ कि जो मेरा बैग है थोड़ा लबालब था वजन से, तो गुजराती लोग तो जहां पे जाते हैं वहां पे सबसे पहले चेक करते हैं एयरलाइन वालों की लिमिट क्या है, और फिर ये चेक करते हैं कि हम कैसे घुसा सकेंगे उससे ज्यादा 3 किलो। ओके, तो बैग तो फुल ही रहता है, कभी रहते हैं दूसरों के लिए सामान ले जाते हैं, अगर अपना नहीं तो वसूल तो करना चाहिए ना पैसा। पड़ोसियों का सामान लेके चले जाते हैं कि आपको अगर देना है तो मुझे दे दीजिए, 10 किलो खाली है इसमें। तो ये तो मैंने एक बार मुस्कुराते हुए कहा था कि भाई कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं कि भाई अपने दादी जी अगर देहांत हो गया तो उसकी वो श्रद्धांजलि की खबर इश्तेहार छपाएंगे और नीचे लिखेंगे कि एक कपबोर्ड बेचना है।
कि भाई एक ही चीज पे एक ही पैसे में दो काम हो जाए ना, कि भाई ऊपर ये लिखे कि दादी जी का देहांत हो गया और नीचे लिखे दादी जी का कबाड़ अब नहीं चाहिए, वो चाहिए तो यहाँ पे सर पर करके ले जाओ। तो भरा हुआ था थैला और उसका स्ट्रेप टूट गया, और स्ट्रेप टूटा उसी वक्त, क्योंकि मैंने ये सोचा था ना कि तो ऐसे करके हम हिंदुस्तानी है यार, कहां पे कैसे घुस के कहां से निकलना है वो तो हमारे खून में आता है। तो मैंने तो वो सोच लिया कि भाई इतनी सेकंड में तो मैं यहां से यूं निकल जाऊंगा। तो मैंने सड़क क्रॉस करने की शुरुआत कर दी, और सड़क क्रॉस करने की मेरा जो जजमेंट था, वो स्ट्रेप टूटा वो अनायास घटना थी, तो मुझे ही पहले पता नहीं चला क्या हुआ। नीचे गिरा तो थैला नीचे गिरा तो उसमें 2-3 चीज भी गिरी, और वो अगर मैं देखूं और महसूस करूं उसमें तो लाइट हो गई। अब आप देखिए, एक ट्रैक का वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड ऑफ टोक्यो, और वहां पे सबसे ज्यादा कॉम्यूटिंग, क्योंकि शाम का वक्त ऑफिस से सब लोग घर जा रहे हैं, जैसे अहमदाबाद का हाईवे में हो जाता है कभी कभार शाम को। और मेरे तो रियलाइजेशन ही बाद में हुआ कि मैं कहां पे हूं। तो इमीडिएट जितनी घटनाएं हुई, all the cars, all the vehicles, everyone was stand still for one person crossing the road, and who is not Japanese. तो शक्ल सूरत से पता चलता है कि बाहर का आदमी। मैंने वो थैला वेला ऐसे करके हाथ में रखा, क्योंकि स्ट्रेप तो टूट गया था, वो चीजें उसमें रखी। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं तो बीच सड़क पे हूं। फिर मैं क्रॉस करके गया सामने की ओर। नो वन इज मूव्ड, नो वन इवन हॉन्क्ड, हॉर्न भी नहीं बजाया किसी। देख रहे थे ना वो सब, और आगे वाला देख रहा था और खड़ा है, तो पीछे वाला ने उसके ऊपर भरोसा किया कि यूं तो नहीं खड़ा होगा ना, कुछ हुआ है तो खड़ा होगा। ओके, तो उसको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये, आगे वाले तो चलिए उनको देख के उन्होंने ब्रेक लगाई, लेकिन पीछे वालों ने आगे वाले का भरोसा किया कि ठीक है ये निकलेंगे तो हम भी निकलेंगे, अब कुछ हुआ है तो नहीं निकलेंगे। ओके, ये मेरे साथ का 1 साल पुराना एक्सपीरियंस है। इसके लिए मैं सेल्फ डिसिप्लिन और टीम वर्क की बात करता हूं, यूं ही नहीं कहता। छोटा सा देश है, टापुओं से बना हुआ देश है, वर्ल्ड वॉर हार चुका, जिसके ऊपर एटम बम गिरा ऐसा देश है। और इलेक्ट्रीफाइंग जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में अगर मैं जापान का नाम ले लूं, ऐसा तो होता नहीं। इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पाद में तो आगे निकल गए। ये चीजें हैं मेरे दोस्तों, ये चीजें जो सत्ता को महासत्ता बनाती है, और उसमें कहीं भी लीडर नहीं है, कहीं भी पॉलिटिक्स नहीं है, कहीं भी ऑफिस है ही नहीं। सिटीजन है, लोग हैं, इंसान है, जो समझते हैं कि नहीं, दिस इज द वे दैट वी शुड बिहेव, दिस इज द वे वी शुड डू द जॉब। एक संदीप नाम का टैक्सी ड्राइवर मुझे मुंबई में अभी मिला था, अभी पिछले महीने, और वो बड़ा टैक्सी, मैंने वन में टैक्सी हायर की थी, फिर दूसरी बार भी हायर की, तीसरी बार मैंने कहा कि आप तो बड़े सुलझे हुए इंसान हो, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े विवेक से, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, आप फोन पे भी बात बड़े सलीकाई से करते हो। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं मुंबई में रहता होगा तो आपको नौकरी पे रख लेता, ऐसा कॉम्प्लीमेंट किया। तो उन्होंने कहा कि सर ये बिकॉज ऑफ माय बॉस। मैंने कहा बॉस मानी आप कहीं पे जॉब करते? मैंने कहा, उसने कहा कि पहले करता था। तो पैनासोनिक कंपनी में, जापान की कोई पैनासोनिक कंपनी के कोई आए थे सीईओ वहां पे मुंबई, उनको ड्राइवर चाहिए था, तो वो जिस एजेंसी में था उस ड्राइवर के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि पहले ही दिन में गया, तो पहले ही दिन में 7 बजे का मुझे टाइम दिया था, मैं 7:02 2 मिनट गया। तो 2 मिनट तो चलता है हिंदुस्तान में, लेकिन मैंने जो बॉस जिनकी जो गाड़ी में बिठा के ऑफिस, वो ऑफिस भी नजदीक ही था, कोई दूर तो था नहीं, ट्रैफिक भी नहीं था। तो वो उन्होंने पूरे रास्ते में मुझे सुनाया कि टाइम में पंक्चुअल रहना चाहिए, 7:02 मींस नहीं चलेगा, 7 मींस 7, ये वो सब। तो मैंने सोचा कि क्या पका रहा है ये, तो इसको पता नहीं, ठीक है मुंबई में रहेगा तो पता चल जाएगा। 6 दिन के बाद ऐसा हुआ, 6 दिन में तो ये हुआ, चलने लगी। मैं भी समझ गया कि 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए, वरना पक पक कौन सुनेगा। ठीक है, टाइम तो देखते हैं, टाइम तो ठीक है, लेकिन ये इतना पकाता है सब बीच में 15 मिनट तक भाषण देके। ये अंग्रेजी एक तो पूरी आती नहीं, वो ये सब सुनना पड़ता है, उसको भी इतनी हिंदी नहीं आती, इंग्लिश भी इतनी नहीं आती थी। ठीक है, 6ठे दिन वो लेट हुए, उनको देरी हुई नीचे उतरने में, ऊपर से फ्लैट पे से। तो पूरे रास्ते उन्होंने अपोलॉजी की
सॉरी आई वाज लेट, लिफ्ट में ये हो गया वो हो गया। तो उसने सोचा कि भाई हम लेट हो गए तो भी पकड़ना पड़ता है, ये लेट हो जाए तो भी पकड़ना पड़ता है, कौन ऐसा काम करेगा। लेकिन पैसे नहीं थे, काम तो करना पड़ता था, और इसमें पैसे अच्छे मिलते थे, मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब थी, किया। फिर तो उसके वाइफ भी रहने के लिए आए, उनके बच्चे भी आए, उसको ट्रस्ट आ गया, तो बच्चों को बाहर निकालने के लिए, भेजने के लिए मुझे बुलाते थे, ड्यूटी ज्यादा होती थी, मुझे पैसे चाहिए थे, तो मैं करता रहा। 3 साल तक मैंने काम किया। फिर उनका वहां से चेंज हुआ, तो वापस अपने कंट्री को जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि भाई अब जा रहे हैं तो कुछ बोनस वोनस देंगे जाते वक्त। इतना फिर शुरू में ये सब हुआ, फिर तो मैं समझ गया उनकी सिस्टम, तो मैं कुछ बोलता ही नहीं था, नो आर्ग्यूमेंट, सिर्फ परफॉर्मेंस ही करता था, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ बात ही नहीं करना, यस सर, सॉरी सर, थैंक यू सर, ओके, और परफॉर्म। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया तो मुझे लगा कि बोनस देंगे, तो उन्होंने फेयरवेल में मुझे बुलाया, मिठाई खिलाई। तो मैंने सोचा मेरी 2 बच्चियां हैं, उसको मालूम भी है कि बच्चियां हैं, मिले भी है, तो कुछ उनके लिए देंगे, दिया ही नहीं। ओके, सिर्फ थैंक्स दिया। तो मैंने कहा कि ये देखो 3 साल तक हमने तो पूरे खून पसीना निकाल दिया है इनको लिए, कुछ बोले भी नहीं, और ये कुछ बोनस भी नहीं देते जाते वक्त। तो दूसरे दिन तो उनको एयरपोर्ट जाना था और पैक करना था सामान, तो मुझे बोल दिया था कि पैकिंग के लिए आना और फिर एयरपोर्ट जाएंगे। पैकिंग करके मैं जब ऊपर गया, तब मेरे बॉस ने कहा कि बैठो संदीप, यू आर अ गुड पर्सन, फास्ट लर्नर, विद इन ए वीक यू लर्न हाउ टू डील विद मी। सो अब तो मैं जा रहा हूं, और मैं हिंदी में कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने हिंदी में बताया था, बात तो थोड़ी बहुत इंग्लिश में हुई थी। तो अब मैं जा रहा हूं, तो संदीप बोलो, घर चाहिए या गाड़ी चाहिए? घर चाहिए या गाड़ी चाहिए? तुम बोलो कि मुझे घर चाहिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे फ्लैट लेके देता हूं, तुम बोलो कि मुझे गाड़ी चाहिए तो मैं नई गाड़ी लेके देता हूं। शाम तक का वक्त है, डिसाइड करके कह दो, रात को तुम्हें ही छोड़ देना है एयरपोर्ट। तो उस आदमी के आंख में आंसू थे। जब मेरे बात हुई, मैं नाम से बात कर रहा हूं, संदीप, मेरे पास नंबर भी है उसका। उस आदमी के आंख में आंसू थे कि भाई मैंने तो पहले बिलीव ही नहीं किया, घर पे फोन किया तो बीवी ने कहा घर मांगना, गाड़ी नहीं घर मांगना, मुंबई में घर कौन देगा तुम्हें? तो मैंने घर का बोला जब उनको, तो एक्चुअल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाए उन्होंने, शाम तक मेरी साइन ली, फुल पेमेंट 1 को कर दिया और चाबी दे दी, अभी उसी घर में रह रहा हूं। और सर आपको ऐसा लगता है कि मैं अच्छा हूं, और आप मुझे बोल रहे हैं कि भाई आपका काम तो बड़ा अच्छा है, टैक्सी ड्राइवर तो बहुत देखे, लेकिन आप जैसा नहीं देखा। दिस इज बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम माय बॉस। इन्होंने जो तालीम दी, इन्होंने जो सिखाया, उसकी वजह से मैं आपके कॉम्प्लीमेंट दे सकता। अब तो मेरे पास 6 कार है, घर तो हो ही गया था, कार भी हो गई, और ये मैं चलाता हूं। बाकी के इनोवा और बड़ी बड़ी कार है वो मैं बाहर भाड़े पे दे देता हूं, तो उसकी भी इनकम है, बच्चियां पढ़ रही है। ये देखिए, ये होता है सही तरीके से काम करने का रिवॉर्ड। ऊपर वाला दे भी ना दे, अपने अंदर का अंतरात्मा दे देता है सबसे पहले। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सेथ गोडिन करके बड़े मैनेजमेंट के थिंकर है, बड़ा नाम है उनका, प्राइवेट जेट है उनका, सिर्फ बातें करते हुए प्राइवेट जेट पे घूमते हैं, लेकिन काफी सारी कंपनी, फेसबुक, गूगल उनके कंसल्टेंट रह चुके हैं, बड़े सोच के आदमी है। उन्होंने एक बार कहा था कि चाहे कंपनी हो, चाहे संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे ऑफिस हो, ये सब खत्म कैसे होते हैं, सक्सेसफुल कैसे होते हैं, उसकी 100 फॉर्मूला है। किताबें देख कहोगे तो 1000 किताबें आपको मिल जाएंगी, हाउ टू बी सक्सेसफुल। डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं? बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म हो जाती है, बड़ी कंपनियां खत्म हो जाती है, बड़े परिवार टूट जाते हैं, कैसे होते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई एक सेंटेंस, फॉर 1 सेंटेंस ओनली इज द कोर रीजन, 1 सेंटेंस, इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं। जहां से आपके दिमाग में ये शुरू हुआ कि मेरा काम नहीं है, उल्टी गिनती चालू हो गई, क्योंकि फिर दूसरे वाले भी यही सोचेगा कि ये भी मेरा काम नहीं है, ग्रेजुअली हर कोई यही सोचेगा कि ये मेरा काम नहीं है। ये जो मुन्ना भाई की फिल्म में वो नहीं दिखाते, वो गांधीगिरी वाला मामला, एक वो चिराग गोरा हमारे गुजराती के स्टेज का अभिनेता ने वो रोल किया था। वो थूकता है हर रोज, वो आदमी थूकता है और फिर वो साफ करके उसको रोज साफ कर देता है, रोज साफ कर देता है, और फिर उसको लगता है कि भाई यार ये तो बहुत हो गया, अब ये तो आदमी रोज साफ कर देता आता है, मुझे थूकना नहीं चाहिए यार।
विदाउट सेइंग, सिर्फ अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करने से सामने वाले की डिसिप्लिन मेंटेन होती। मुझे एक बार बैंक वाले ने इंटीग्रिटी के ऊपर बोलने के लिए बुलाया था, तो मैंने यही कहा था कि भाई मेरी इंटीग्रिटी की व्याख्या सिंपल सी है, योर बिहेवियर इज योर इंटीग्रिटी। हम बातें कितनी भी बड़े लॉयल्टी की, इंटीग्रिटी की, ऑनेस्टी की करें, लोग हमारा बिहेवियर चेक करेंगे। गांधी जी कोई सुपर मॉडल तो नहीं थे, लेकिन सक्सेसफुल हुए। उस जमाने में हमारे ही पुरखों ने उनके पीछे पीछे घूमे, लोगों ने उनके जैसे वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, उनके जैसे बात करना शुरू कर दिया, उनकी बातों को मानना शुरू कर दिया। तो उनमें कोई ऐसा जादू नहीं था। वो तो काफी सारी भूलें भी की उन्होंने, पॉलिटिक्स के आदमी भी नहीं थे, तो काफी सारी उनकी आज भी टीकाएं हो रही है, आलोचना हो रही है, लेकिन जादू तो किया, ऐसा तो मानना पड़ेगा हर किसी को, क्योंकि लोग तो उनके पीछे थे, उनकी बात मानते थे, दुनिया में तो उनका नाम है। जो छोड़ के चले गए वो भी उनके प्रशंसक रहे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा, वो भी 1944 में, उनको छोड़ने के बाद कि भाई राष्ट्रपिता तो यही है, मैं तो उनके आदर करता हूं। क्यों ऐसा मानते थे वो? सिंपल सा रीजन ये है कि वो जो बोलते थे वो करते थे और ऐसा ही जीते थे। वो कोट पहन के सादगी की बात नहीं करते थे। सादगी की बात करने के लिए वो खुद अपने कोट लंदन रिटर्न होने के बावजूद भी वो जूते और कोट निकाल के लोगों के बीच जाके बैठे थे। और कोई सीक्रेट है ही नहीं। जो ये कर पाएगा वो आज भी गांधी बन पाएगा। सोनू सूद ने सिर्फ ट्वीट पर जवाब देना शुरू किया तो 2 महीने में तो वो भी सुपरस्टार हो गए, विदाउट डूइंग एनी रोल। क्यों? तो लोगों के काम कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इतने सारे लोग हैं हमारे यहाँ, इतनी सारी कंप्लेन है। तो जैसे मैंने कहा कि हर किसी के सॉल्यूशन तो आप नहीं दे पाएंगे, लेकिन हर किसी को ढाढ़स तो दे सकते हो ना जवाब में, कि ओके हम प्रयत्न कर रहे हैं, वी आर डूइंग एफर्ट्स, और लोग देख सकते हैं कि आप एफर्ट्स, फिर लोग भी कहेंगे कि चलो आपने किया सर, मेरे किस्मत में नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अब एफर्ट्स नहीं करते तब कंप्लेन आती है, तब गुस्सा आता है, तब संघर्ष होता है। मैं मानता भी हूं कि 10% लोग, वो अक्षय कुमार का एक मूवी नहीं था तो एयरलिफ्ट वाला, उसमें एक इंसान बताया गया है कि हर किसी में ये नुक्स ही निकालता फिरता है कि ये अच्छा नहीं हुआ, वो अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और एक दिन वो उसको कह देता है कि भाई देखो ये कोई चैरिटी नहीं है, जान बचाने का मामला है। अगर तुम्हें रहना है तो यहीं पे रहो और तुम्हें अपने तरीके से 5 स्टार जिंदगी जियो, वरना हमें तो जान बचा के जाना है यहाँ। दिस इज अ मैटर ऑफ क्राइसिस। तो 10% लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर आप अपना काम सही तरीके से कर पाएंगे तो बाकी के 90% लोग आपकी ओर से आपका बचाव करेंगे। यह मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे जीवन से मैं आपको गारंटी देता हूं कि 90% लोगों ने तो देखा है कि ये काम अच्छा कर रही है, तो वो आपके लिए खड़े होंगे कि नहीं। अब देखिए इस जमाने में, इस कलयुग जिसको हम कहते हैं, जहां पे इतने सारे विकृत समाचार आते हैं, हेडलाइंस, हम कभी ऐसी हेडलाइंस आती है कि हमको लगता है कि भाई नहीं देखना यार, न्यूज कौन देखेगा, सुबह सुबह कौन दिमाग खराब करता है। इस जमाने में अभी बिहार में एक शिक्षक का तबादला हुआ, एक गांव के देहात के टीचर का, और उसकी स्कूल में लड़कियां पढ़ रही थी, वो रोई, सड़क पे आई और बेहोश हो गई। 23 लड़कियों को अस्पताल ले जाना पड़ा एक गवर्नमेंट टीचर के ट्रांसफर की वजह से, और वो नेशनल न्यूज में आया। तो फिर तबादला तो गवर्नमेंट रूल है, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने भी थोड़ा, क्योंकि अब तो क्या न्यूज आ गया, मीडिया आ गया, वीडियो वायरल हो गया, तो गवर्नमेंट ने उनको प्रमोशन दी कि भाई आप इतना अच्छा कर रहे हैं तो ट्रांसफर तो करना पड़ेगा, लेकिन प्रमोशन में ट्रांसफर आप कर लीजिए, आप दूसरी जगह पे भी इतना काम करके बताइए। ये अभी इसी हमारे हिंदुस्तान में इसी वक्त हो रहा है। एक गांव का टीचर भी सही तरीके से अपना काम करता है तो गवर्नमेंट चाहे देखे या ना देखे, स्टूडेंट्स तो देखते ही है ना कि कौन कितना काम कर रहा है। और स्टूडेंट जब सड़क पे खड़े आके रोने लगेंगे तो गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि कौन कितना काम कर रहा है। उसके लिए कोई आंदोलन की जरूरत ही नहीं, इंसानियत की जरूरत है। मैं आपको कोई बड़ी टिप्स देने के लिए नहीं आया, ये तो छोटी टिप्स देने के लिए आया हूं कि आप हेल्प जब किसी की करना चाहिए तो हेल्प, HELP, हेल्प, वो शब्द में 4 अक्षर है इंग्लिश के, ओके। 4 शब्दों को याद रखिए हेल्प करने के लिए। H फॉर ह्यूमर, स्माइल कीजिए, कुछ ना हो, कोई बात नहीं, मुस्कुराइए। लखनऊ में मैं गया था तो बोर्ड लगे हुए थे, मुस्कुराइए आप लखनऊ में,
मुझे अच्छा लगा कि चलिए कुछ बात नहीं, कोई यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा है कि वो कोई हो ना, वो सामान वामान चोरी हो गया, कोई बात नहीं, इसको तो स्माइल इज अ कर्व व्हिच कैन सेट मेनी थिंग्स राइट। तो आप मुस्कुराइए, जरा लाइट रहिए, और साइंस कहता है कि जो लाइट चीजें हैं वो ऊपर जाती है। आप तो सब इंजीनियर हैं, ओके, जिसमें लाइट वायु जो भरा हुआ है वो ऊपर जाता है, जो वजनी चीजें हैं, जो हेवी वेट होती है वो नीचे जाती है। बहुत भार रखेंगे, बहुत वेट से चलेंगे तो नीचे चले जाओगे। अगर ऊपर उठना है थोड़े लाइट रहिए। इन HELP हेल्प, H फॉर ह्यूमर, ओके, E फॉर एफर्ट्स। एफर्ट्स मैं ऐसा नहीं कहता हूं रिजल्ट्स, आर है ही नहीं कहीं हेल्प में, एफर्ट्स, ओके। मेरे एक डॉक्टर मित्र है, तो डॉक्टर मित्र के तौर पे वो बहुत सारे भागादौड़ उनको रहती है, क्योंकि वो क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट है। तो कभी कभार मेरे सामने बैठे फोन आता है, खाने के लिए बैठे हैं, को छोड़ के जाना पड़ता है, और बातें होती है तो कहते हैं कि भाई पेशेंट इज क्रिटिकल और मुझे नहीं लगता कि सर्वाइव कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि अगर क्रिटिकल है और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यू आर टेलिंग दिस, तो तुम जा क्यों रहे हो? खाना तो पहला खत्म कर लो, तुम्हें अब जाने की क्या, तुम्हें पता है ऐसे डॉक्टर के भाई ये उम्र हो गई है, वेंटिलेटर है, ये है वो है, अब नहीं आगे चलेगा कुछ, और फोन आया तो भाई असिस्टेंट डॉक्टर को सौंप दो, तुम तो सीनियर डॉक्टर हो, खाना खा लो। तो कहता है कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि उसकी जान बचा पाऊंगा, मुझे मालूम है कि अब मेरे हाथ में कुछ है नहीं, ये तो केस चला गया। मैं इसलिए जा रहा हूँ कि उनके रिलेटिव्स को ऐसा न लगे कि डॉक्टर को इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अगर मैं वहां पे खड़ा रहूंगा तो उनके जो गम है, उनकी परेशानी है, उनका आक्रोश है, थोड़ा कम होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारे ऊपर निकालेंगे ना, हमें आदत है सुनने की। मैं सुनने के लिए वहां पे खड़ा रहूंगा, क्योंकि वो इंसान भी, उन्होंने अपनी माता जी गंवा दी है, वो अपने फ्रस्ट्रेशन में है, वो अपने पीड़ा में है, उसको हमें सुनना चाहिए। दो बात कहे तो सुनना चाहिए, और डॉक्टर के तौर पे मैं अगर उसके कंधे पे हाथ रखूंगा तो वो भी थोड़ा आराम से सुकून से कर जाएगा, क्योंकि देखो इसमें जो हो सकता था हमने किया, लेकिन आपके सामने है, मैं तो देखो खाना छोड़ के आ गया तुम्हारे पीछे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है। E फॉर एफर्ट्स, एफर्ट्स कीजिए। एफर्ट्स कामयाब हर बार नहीं होते, कोशिशें हर बार कामयाब नहीं होती, लेकिन कोशिश करना कामयाबी की यात्रा है। कोशिश न करना वो तो नाकामयाबी की यात्रा है। तो E फॉर एफर्ट्स, L फॉर लव। जो काम करते हैं, आपको चाहे काम आपकी पसंद का न भी मिला, ऐसा हो सकता है, काफी सारे काम तो डेस्टिनी की वजह से मिलते हैं आपको। हम ऐसा मानते हैं कि हमने करियर चूज की, ज्यादातर तो ऐसा होता है हमारी लाइफ में, करियर हमें चूज कर लेती है। ओके, हमारा कर्ता भाव तो गलत है। गीता जी में जैसे कहा है, कर्ता भाव मत रखो, कर्म भाव रखो। ओके, हम करियर चूज नहीं कर पाते, करियर ने हमें चूज कर लिया है, क्योंकि वही रास्ता था, वही अपॉर्चुनिटी थी, वही ऑप्शन था, आपने ले लिया। तो उसमें इतना रखो, इतना ठहराव रखो, इतनी सिंप्लिसिटी रखो कि भाई अब ये है तो है, अब क्या करेंगे, रोज सुबह में उठ के इसको कोसेंगे तो हमारी जिंदगी जहर हो जाएगी। अगर इसको, अब ऐसी जमीन है जो खराब है, लेकिन आप इसके जमीन के इसको प्यार करके उसमें कुछ उगाने की कोशिश करोगे तो उसमें से कुछ मिलेगा। तो लव, प्यार, ओके, कुछ ना करो, मुस्कुराओ, थोड़ा प्रयत्न करो, प्यार से जवाब दो, शांति से जवाब दो। सामने वाला इसलिए आया है कि भाई आपके साथ काम कर सके, आपके पास से मुझको कुछ चाहिए, आप दे ना पाए तो कुछ नहीं, प्यार तो दे सकते हो ना, रिजल्ट ना दे पाए कुछ नहीं। एंड P फॉर परसिस्टेंस। ये सब चीजों में सातत्य रहना चाहिए। आज मूड अच्छा है तो सबको अच्छा जवाब दिया, कल तो ब्लू टिक हुई नहीं, हमको जिसको मैसेज भेजा था उसको, तो आज ब्लू टिक नहीं हुई, उसको जो गुस्सा है वो सबके ऊपर निकाल दो सुबह में। ओके, ये परसिस्टेंस रहना चाहिए। मानिए आप हैबिट बना लो, इस हेल्प को हैबिट बना लो। परसिस्टेंस आपके बर्ताव में ये होना चाहिए, आपके स्वभाव में ये होना चाहिए, ग्रेजुअली आपकी हैबिट होनी चाहिए कि नहीं ये तो करेंगे और ये नहीं करेंगे। हम कहते हैं ना किसी आदमी के लिए कि नहीं इसके ना कहेंगे, जब कितने भी प्रयत्न कर लो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये परसिस्टेंट है इस मामले में, ये इनकी हैबिट है, ये नहीं करेंगे। तो इतनी चीजें, जैसे मैं अभी मुझे कोई अभी बोल रहा था, आप मोरारी बापू को इतने प्यार से घूमते फिरते, वो बापू आपके जन्मदिन के कार्य घर पे आते हैं, तो आप ऐसा करो ना, मोरारी बापू को भारत रत्न मिले, ऐसा एक लेख लिखो।
इस तरह भी मुझे कहा। मैंने कहा कि लिखने की जरूरत नहीं है, बापू नहीं लेंगे, ये मुझे मालूम है, उनको नहीं चाहिए सम्मान, वो मना कर देते हैं, वो जाने के लिए हाथ जोड़ के विवेक से मना कर देते कि मैं कहीं पे मेरा नाम मत रखो, मुझे अब मैं इस भूमिका में हूं कि मुझे कुछ देना चाहिए, मुझे कुछ लेना नहीं चाहिए। ये परसिस्टेंस होता है कि जब वहां पे दूसरा आदमी आपके ओर से कह सके कि ये नहीं करेंगे, ये होता है व्यक्तित्व, ये होता है चरित्र, ये होता है परसिस्टेंस। चरित्र की बड़ी सिंपल व्याख्या है मेरे दोस्तों, जब कोई आपको देख नहीं रहा तब आप कैसे बर्ताव करते हैं, वो आपका चरित्र है। हर कोई देख रहा होता है, हर कोई अच्छा ही लगता है। बेटी की शादी में तो गांव का गुंडा भी अच्छे तरीके से बात करेगा, हाथ जोड़ जोड़ के बात करेगा, खाना खिलाएगा, ओके, क्योंकि सब देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है तब वो क्या बोलता है, उसमें उसका चरित्र आता है। ओके, अगर हमें कैरेक्टर वाले इंसान बनना है हमारी जॉब में, तो ये चीज सीखनी पड़ेगी। लोग आते हैं, कुछ काम है इसलिए आते हैं। एक मेरे जो मित्र हैं उन्होंने अपना अनुभव भी लिखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा था, वो भी राइटर है, हिंदी साहित्य के अच्छे राइटर है, तो वो प्रोफेसर भी है, कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो उनके एक मित्र को, जिस जमाने में आज के जैसा डिजिटल वाला सिस्टम नहीं था, पासपोर्ट निकालने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ा पड़ता था, और वो मित्र ने कहा कि भाई मुझे अंग्रेजी इतनी नहीं आती, आप साहित्य वाला आदमी है, प्रोफेसर आदमी, आप साथ में जाइए। वो गए उनके साथ। वो खिड़की में जो एक बाबू बैठे थे, वो दिल्ली की बात है, तो दिल्ली में तो क्या होता है, हर किसी के दिमाग में थोड़ा तौर तो रहता ही है कि हम तो भाई दिल्ली में है, ये तो राजधानी है, ओके, तो आप कौन है, आप तो कोई बाहर से आए हैं ना, आपके क्या औकात है, ऐसा भी होता है कभी कभार। तो वो दोनों लोग गए, दोनों मित्र गए, तो वो भाई यूं ही, कभी गुजराती में एक शब्द है जो उसको कहते हैं तोबड़ो चढ़ाई। हिंदी भाषी लोगों के लिए मैं क्या कहूँगा, घोड़ा चने खाते वक्त जो उसको लगाया जाता है ना, तोबड़ो गया, जैसे आप ऐसा कहते कि 3 दिन के कब्ज के बाद आपका जो चेहरा हो जाए ना सुबह सुबह, तो ऐसा मुंह करके वो भाई बैठे थे वहां पे, वो पासपोर्ट वाले, और यही जो मशीन की तरह ये नहीं है नहीं है, ये जवाब देते थे, ये देते। वो भाई वो गए और उन्होंने खिड़की बंद कर दी, खाना खाने का टाइम। तो उन्होंने कहा कि इतने दूर से आए भाई, ये ले दो, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेके स्टैंप लेके मुझे पर्ची देनी है, ओके, आप सामने बैठे हो, ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, बोला ना खाना खाने का टाइम हो गया, तो कहते खाने के बाद हम यहाँ पे रुकते हैं, यानी खाने के बाद मैं नहीं आऊंगा, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। तो भाई तो रुआ से हो गए, क्योंकि एक तो पूरे गांव से खर्च करके आए थे, तो इनको लेके आए थे साथ में कि भाई आप उनका छुट्टी ले लें। तो फिर वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं कुछ प्रयत्न करता हूँ, प्रयत्न मानी कोई रिश्वत घुसूस नहीं, वो अकेला आदमी बैठा हुआ खाना खा रहा था कैंटीन में, अपना टिफिन खोल। तो उनके पास वो प्रोफेसर साहब गए और उनको कहा कि भाई आपके साथ कोई खाने वाला ना हो तो मैं थोड़ा बैठ सकूं, तो नाश्ता यहाँ पे लेके बैठता हूँ, और टेबल खाली नहीं है, ऐसा करके बैठ गए। फिर उन्होंने कहा कि देखो सर, मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि भाई आप ये पैसे ले लो और काम कर दो, मैं ऐसी बात भी नहीं करूंगा कि आपको काम करना चाहिए क्योंकि मेरा दोस्त नीचे खड़ा है। मैं तो ये बात कहूंगा कि सर मैं तो प्रोफेसर हूँ, मुझे अच्छी खासी कमाई है, इनकम है, मैं किताबें लिखता हूँ, वो भी बिकती है, लोग जानते हैं। फिर भी एक गरीब आदमी जो मेरा पुराना दोस्त है और उसको अंग्रेजी नहीं आती, उसको मदद करने के लिए एक दिन की छुट्टी लेके मैं यहाँ पे आया। तो वो आपको कैसे याद करेगा और मुझे कैसे याद करेगा? आज से कुछ साल के बाद कोई पासपोर्ट की बात बोलेगा तो कहेगा कि ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ है, और ये वहां पे बैठा हुआ था नालायक आदमी जिससे तो मेरे साथ बात भी नहीं की सही तरीके से। आप ये तो सोचिए, आपको तो 1 सेकंड लगता उसका फॉर्म लेने में और उसको साइन देने में, आपने जितनी देर तक उसको डांटा उस देर में तो आप वो कर भी सकते थे, डांट भी सकते थे और फिर कर भी सकते थे डांटते हुए, लेकिन आपने किया नहीं। और अब आप देखिए, आप अकेले बैठ बैठ के खाना खा रहे हैं, ओके, इसमें स्वाद कैसे आएगा इस खाने का? तो उसी तरीके से तो वो आदमी थोड़ा खुला, उसने कहा कि भाई खाना भी इसलिए अकेला खाने पड़ता है कि बीवी तो नाराज होकर मायके चली गई है, ये तो टिफिन मैंने बंधवाया है, उसका टिफिन में खाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो ऑफिस में भी आपके भी दोस्त तो बने नहीं लगते, क्योंकि आपके साथ तो कोई बैठा नहीं। तो फिर जो उन्होंने बात की वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उस पासपोर्ट वाले बाबू से उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए सर, आप ऐसे काम में, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं ऐसे काम में हूँ कि भाई 200 लोगों की मुस्कान बटोर के घर पे जाता हूँ रोज,
क्योंकि मेरे सामने क्लास रहता है, किसी में 60 बच्चे हैं, किसी में 40 बच्चे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ते हैं, अच्छे तरीके से काम करता हूँ, उनको हेल्प करने की बात करता हूँ, स्माइल से भराता हूँ, ह्यूमर करता हूँ, जॉक ट्रैक करता हूँ, उनकी परेशानियों में थोड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, उनको थोड़ा इंस्पायर करता हूँ। तो सब बच्चे मुस्कुराते हुए, स्माइल करते हुए, मुझे बाय कहते हुए घर पे जाते हैं। 200 मुस्कानें बटोर के घर पे जाता हूँ। सैलरी तो मिलती है, मुस्कानें भी मिलती है। बच्चे इन्वाइट करने के लिए आते हैं, अपनी जॉब मिलती है तो मिठाई देने के लिए आते हैं, घर पे आते हैं शादी ब्याह का कार्ड लेके, तो ये मुझे बोनस मिलता है एक्स्ट्रा। आप ऐसे काम में हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, कुछ गलत भी नहीं करना है, सिर्फ सही तरीके से अपना काम करना है और दूसरों को हेल्प करने की दिमाग में सोच रखनी है। अब ये देखिए कितनी मुस्कानें बटोर के जाएंगे। ऐसा होगा कि आपको टिफिन बंधवाना नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको खाना खिलाने के लिए ले जाएंगे, भाई चलिए सर आपने ये कर दिया, चलिए हमारे साथ खाना खाने के लिए आइए। और फिर जो बात उन्होंने बताई कि भाई सालों हो गए और उन्होंने मुझे, तब तो लैंडलाइन के फोन थे और फिर तो मोबाइल फोन आ गए, उस वक्त उन्होंने, उस आदमी ने, वो पासपोर्ट वाले क्लार्क आदमी ने उनको फोन किया। वो तो वो कानपुर के पास रहते थे, मैं उनका नाम उस जमाने में भूल गया, अब तो वो आ गए दिल्ली में वो खुद रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वहां उन्होंने मुझे फोन किया नंबर ढूंढते हुए। उन्होंने कहा कि आप तो भूल गए होंगे मुझे, लेकिन आपकी बात की वजह से बीवी वापस आ गई, प्रमोशन भी हो गया, ओके, और अभी लड़की की शादी है। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा इंसान जिसने मुझे सही रास्ता दिखाया कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, काम कैसे करना चाहिए, नौकरी कैसे करनी चाहिए, उसको तो मैं इनवाइट करूं। ये होता है सर्कल ऑफ लाइफ। आपके साथ भी हुआ होगा, मैं ऐसा नहीं कहता कि दिल्ली वालों के साथ ही होता है, बीवी वापस आ दिल्ली गई, वालों के ये साथ बड़ी बात है। बीवी वापस आ गई, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। क्योंकि ये बहुत नेचर चेंज हुआ ना सर, नेचर चेंज हुआ तो आपको अपने आप के जो माहौल है वो भी चेंज हो गया। सिंपल सी बात है, यस सर, सही बात है। अब देखिए, अब जैसे अभी आसमान में काले वाले बादल मंडरा रहे होंगे और तब भेज वाली हवाएं आने लगेगी तो बारिश आएगी, तो माहौल चेंज हो जाएगा। अगर नेचर चेंज होगा तो अपने आप माहौल भी चेंज होगा। बीवी याद आएगी। तो मुझे तो ये कहना चाहिए, ये सर ने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि भाई चलो नौकरी में अच्छा काम हो या ना हो, घर पे अच्छा काम होगा। नेचर चेंज करें, ये फायदा तो होगा। ये सिंपल सी बात है। तो सिंपल बात यही है कि भाई ऐसा हम रोज अगर कर पाए, 1 या 2 जिंदगी के साथ जुड़ पाए इसी तरीके से, तो लोग अपने दुआओं में तो हमें याद रखेंगे, और कुछ मिले या ना मिले, दुआओं में तो याद रखेंगे कि इसने अच्छा काम किया, इसने प्रयत्न अच्छा किया, इसने हमारे लिए कुछ किया। और ऐसे करने वाले लोगों को मिलता है। कि 12th फेल अभी फिल्म आई तो उसमें 2 कैरेक्टर आपको दिखाई दिए होंगे। वो दोस्त वाला जिसको कुछ पता ही, उसको तो पता ही नहीं था आईपीएस क्या होता है, वो अपने हिसाब से ले गया कि भाई चलो मेरे साथ चलो, मैं पैसा वैसा दूंगा, मेरे साथ खाना खाना, मेरे रूम में रहना। और एक वो आईपीएस ऑफिसर जो अपराइट थे, जरा मॉरली स्टैंड अप थे, और उन्होंने वो कॉपी करने की बात छोड़ी, तो आपने देखा होगा वो उससे बड़ी पोजीशन में आए, डायरेक्ट आईपीएस रिक्रूट के तौर पे आए, और वो मिठाई, लास्ट सीन तो वही है, तो मिठाई लेके जाते हैं। अब ये देखिए, अब इन दोनों को तो पता नहीं है ना कि हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसके ऊपर तो फिल्म बनने वाली है जो पूरा देश देखेगा। लेकिन उन्होंने मदद की, उन्होंने अच्छे बर्ताव किया, उन्होंने हेल्प की, फिल्म बनी। तो उन दोनों के कैरेक्टर भी लोग कहते पूछते हैं कि इनका तो बताओ ये कैसे दिखते हैं, ये कौन है, इसका नाम, असली नाम क्या है। ये दोस्तों होता है, ये मैंने भी देखा है, आपने भी महसूस किया होगा। लंबा खींचने की अब जरूरत है नहीं, मुझे भी जाना है, आपको भी इतना सुनने के बाद थोड़ी, जैसे मैंने अभी कहा कि दूसरों की परेशानियों का देखते रहिए, तो मैं आपकी परेशानी भी समझ सकता हूं कि आप कभी सुनी रहे, तो आपको भी थोड़ा आराम चाहिए, थोड़ी खुली हवा चाहिए, थोड़ी मुस्कुराहट चाहिए। तो आखिरी चीज कह के मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं ग्रीस में गया था, एथेंस, और वहां पे टॉयलेट का फोटो निकाल के मैंने फेसबुक पे रखा था। टॉयलेट का फोटो फेसबुक पे क्यों रखे, क्योंकि हम तो अपने 12 फोटो है उसमें से भी बेस्ट सिलेक्ट करके ही रखते हैं। ओके, बुरा तो लगना नहीं चाहिए हमें, हम जैसे है वैसे तो लगने नहीं चाहिए, जैसे नहीं है वैसे लगने चाहिए। फिल्टर आते हैं इस तरीके से अच्छे वाले, तो लोग तो वही करते रहते हैं। और हमारे एक वो उसमें टीम वर्क चलता है,
ओके, उसमें क्या टीम वर्क चलता है? मैंने आपकी पोस्ट लाइक की, आप मेरी पोस्ट लाइक करो। मैंने आपके वीडियो में कमेंट किया, मेरे वीडियो में कमेंट करो। तो बाकी व्यवहार, यस, बाकी व्यवहार से गुजराती वर्ड थोड़ी। और लोग सुनते नहीं है ज्यादा, हम ऐसे मौज में रहते हैं कि कितने लोगों ने सुना। अब आप मैंने तो एक बार डाला था 2010 में, फेसबुक नया नया आया था, तो उसमें लिखा होता था व्हाट्स इन योर माइंड। तो सुबह में डायरिया हो गए थे, तो मैंने लिखा टुडे आई एम हैविंग डायरिया, तो नीचे सब लाइक करने लगे। किसी ने कहा सुपर, हमारी पढ़ाई नहीं के ऊपर क्या लिखा है। हमारे दोस्त ने कुछ पोस्ट किया, हमें सिर्फ सपोर्ट करना है उसमें। हम जब पोस्ट करेंगे तो वो सपोर्ट करेंगे। ओके, तो ऐसा होता रहता है। तो टॉयलेट का इसलिए फोटो रखा कि टॉयलेट के पीछे एक सेंटेंस था। अब गूगलेश्वर महादेव जो है हमारे, वो हर किसी सवाल का जवाब दे देते हैं। तो मैंने गूगल किया कि इसका अर्थ क्या होता है, वहां से शॉर्ट लिया, ट्रांसलेशन में डाला, तो पता चला कि इतना अच्छा वाक्य लिखा हुआ है कि आपने, पब्लिक टॉयलेट, देखिए पब्लिक टॉयलेट था, तो आपने इसका दरवाजा खोला और आपको ये स्वच्छ, सुगंधित, अच्छा दिखाई दिया कि आप अंदर पांव रख सके। ऐसा आपसे पहले वाले आपके लिए छोड़ के गए हैं। इनको पता नहीं कि बात कही कि टॉयलेट है, इसमें सीसीटीवी तो है नहीं। ओके, उसको पता तो नहीं कि इसके बाद कौन आने वाला है, लेकिन एज ए गुड सिटीजन अपनी जिम्मेदारी समझ के वो आपके लिए ऐसा छोड़ के गए, अच्छा करके गए, क्लीन करके गए। अब आप भी अपने बाद वालों के लिए ऐसा छोड़ के जाना, क्योंकि अगर वो कितना अच्छा लगा, जब दरवाजा खोला तो कितना अच्छा लगा। तो जैसे आप अनजान हैं और आपके लिए कोई छोड़ के गया, वैसे आप भी दूसरे किसी अनजान के लिए छोड़ के जाना। इंसानियत, ह्यूमैनिटी इस तरीके से चलती है। दिस इज अ वे ऑफ ह्यूमैनिटी। और सही है, ये हम पेड़ देख के गाड़ी खड़ी कर देते हैं कि यहां पे छांव मिलेगी, गाड़ी धूप में गर्म नहीं हो जाएगी। तो पेड़ जहां पे बोया है वो इंसान तो नहीं बैठा है ना नीचे कुर्सी बैठ कर। 40 साल पहले मैंने बोया था पेड़, शायद होगा ही नहीं दुनिया में। हम अपनी गाड़ी के लिए पेड़ तलाश करते हैं, लेकिन फ्यूचर 40 साल के बाद गाड़ी आएगी, उसके लिए पेड़ नहीं लगाते, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। किसी किसी का कोई करते हैं ऐसा काम, तो उसको हम सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट इसीलिए तो करते हैं कि हम नहीं कर पाते। तो मेरे दोस्तों, हमें तो कुछ एनीथिंग एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रीफाइंग द माइंड में मैं ये कहता हूं कि आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिसिटी मानी डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो साइंस के में पोएट्री आ गई, डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर डांस नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। ओके, फिजिक्स का बड़ा सिंपल सा रूल है, इलेक्ट्रॉन को डांस करना पड़ेगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का पावर आएगा, फिर चैनलाइज होगा पावर। तो डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन हर जगह पे, जहां पे विद्युत है वहां पे बर्निंग भी है। उष्मा के बजाय विद्युत शक्य है नहीं। ओके, कुछ ना कुछ एनर्जी कोई गंवाता है, तभी तो डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू होता है। तो चाहे वो जनरेटर में से आए, हाइड्रो पावर से आए, सोलर पावर से आए, किसी भी थर्मल पावर से आए, कुछ गंवाता है, कहीं पे बर्निंग होता है इस एनर्जी का, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में आता है। ये भी साइंस है। ओके, पहला साइंस भी सही है, डांस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा साइंस भी सही है, बर्निंग ऑफ एनर्जी। ओके, कंज्यूमिंग ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफॉर्म हो सकती है, एनर्जी आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रीफाइंग माइंड में पहली चीज ये आई, डांस। नाचना है, अगर विद्युत तभी आएगी जब नाचेंगे। मानी लाइफ नचाएंगी तो मौज से नाचो, शौक से नाचो। हम बच्चों के साथ बात कर रहे थे वहां स्पर्श में, तो मैंने कहा था कि भाई डांस जब होता है तब जो मुस्कुराते हुए डांस करते हैं ना, उनको सब आगे रखते हैं, क्योंकि कैमरे में वो आएगी। और जो रोते हुए, जब मुंह बनाते हुए ऐसे डांस करते हैं, उनको लोग पीछे रख देते हैं, इसको कैमरे में नहीं आना चाहिए। तो डांस कीजिए, मानी मुस्कुराइए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। अब थोड़ा बहुत जैसे इलेक्ट्रॉन डांस कर रहे हैं, हमारे भीतर भी डांस चल रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभार विंटर में आपको दिखाई देता है, स्पार्क आता है हाथ में। हमारे दिमाग में भी न्यूरॉन्स में स्पार्क होता है, मैं सोचता हूं तभी स्पार्क होता है, अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी है, वहां भी डांस चल रहा है। ब्रह्मांड में भी, कॉस्मोस में भी डांस चल रहा है। डांस कीजिए, ये सोचिए कि भाई अगर किसी को ऊर्जा दे सकते हो, प्रकाश दे सकते हो, तो खुद थोड़ा झलना पड़ेगा। डांसफुल सेशन डांसफुल सेशन से क्या बात है। और थर्ड थिंग जो इलेक्ट्रिसिटी से होती है वो है फोर्स, पावर।
इलेक्ट्रिसिटी मानी फोर्स, पावर। फिर आप मोबाइल चार्ज करो, फिर आप उससे वाटर अप करो, आप उससे रोशन करो इस कमरा, पावर, फोर्स। तो मेरे दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़िए अपने फोर्स में, तो अपना जो पावर आपके पास आएगा वो पूरे अपने आसपास की दुनिया को रोशन करने के लिए, उसको ज्यादा चमकदार बनाने के लिए, उसको ज्यादा प्रकाश देने के लिए उसका इस्तेमाल कीजिए। और प्रकाश आप दूसरों को तभी दे सकते हो, या तो आप जैसे मैंने बताया खुद जल जाओ, या आप, मैं आप कहूंगा कि ये क्या जाते जाते जलने की बात करके गए, तो मैं ऐसी जेलसी वाली जलन की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो ट्रक के पीछे लिखा होता है मेरी जलती है तो तेरी क्यों जलती है। तो वो जलन में तो क्या होगा, कोयला ही आएगा ना हमारे हाथ में, और तो कुछ होगा नहीं। तो मैं तो अपने लेक्चर में काफी बार कहता हूं कि भाई परमात्मा ने ऐसी सिस्टम बनाई है कि टॉक्सिसिटी फ्लश हो जाए। आप कितना भी खा पी लो, उसमें से जितना कचरा होगा वो सुबह में निकल जाएगा। ज्यादा खा लिया होगा तो उल्टी हो जाएगी, फिर हमें जरा ऐसा लगेगा, सुकून होगा कि हाँ चलो अच्छा हो गया, उल्टी हो गई, क्योंकि अंदर जा नहीं रहा था। ओके, एनीथिंग विच इज इन एक्सेस, एनीथिंग विच इज टॉक्सिक, हमारा बॉडी फिल्टर करके निकाल देता है। इसलिए किडनी में डायलिसिस करना पड़ता है। हार्ट भी यही करता है ना, हार्ट का पंपिंग मानी क्या, फिल्टर करता है ब्लड को, टॉक्सिसिटी निकाल देता है। बॉडी में नेगेटिविटी 24 घंटे से ज्यादा टिक नहीं पाएगी, इसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी रूल। दिमाग में नेगेटिविटी क्यों सालों तक रखते हो, ये ह्यूमन रूल हो गया कि दिमाग में नेगेटिविटी भर के चलता है, वो भी निकाल दो। जैसे बॉडी फ्लश कर देता है, फ्लश कर दो कुछ साल के बाद, साल तो मैं तो कहता हूं दिन के बाद कर दो। आया ठीक है, अच्छा नहीं लगा ठीक है, सोचो और फिर जाने दो, खत्म करो उसको। इसलिए नहीं कि वो सामने वाले लोग अच्छे हो गए, इसलिए करो कि तुम कुछ अच्छा काम कर सको। अगर उनके ही सोच करते रहोगे तो और क्या करोगे जीवन में। तो मेरे दोस्तों, रोशनी का दूसरा तरीका भी है, और वो साइंस से हटके है। आप रोशनी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, विदाउट हैविंग ए सोर्स ऑफ एनर्जी, मिरर बन के कर सकते हो। अगर आप दिए के सामने एक आईना रख दो तो आईने में से रोशनी रिफ्लेक्ट होगी, अंधेरे कोने में जाएगी। टॉर्च के सामने आईना रख दो, टॉर्च में तो आईना होता ही है बल्ब के इर्द गिर्द, उसको मैग्नीफाई करने के लिए। ओके, तो जो मिरर होता है वो एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है। बड़े बड़े ट्रांसमिशन और टेलीस्कोप इस सिद्धांत के ऊपर बने हुए हैं दुनिया में। तो मिरर रिफ्लेक्ट करता है, मिरर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता, रिफ्लेक्ट करता है। मेरी आपसे जाते वक्त इतनी ही विनती है मेरे दोस्तों कि आप दिए बनो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप का संसार रोशन करोगे। दिए न बन जाओ तो और कुछ नहीं, मिरर तो बनो, जो कुछ दिए हैं उनकी रोशनी को रिफ्लेक्ट करो किसी अंधेरे कोने में। बड़ा अच्छा लगा, ये बड़ा प्यार था चौधरी साहब का, उन्होंने कहा, उन्होंने पूरी इसकी गेम सेट की। और करना, अच्छा काम करना है तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल ही जाएगा। एफर्ट्स, जैसे मैंने कहा, उन्होंने एफर्ट्स किए, इस वजह से आपके सामने आ सका। और मैं एक वसावड़ा को तो आपके बीच छोड़ में जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ही चला जाऊंगा तो कोई वसावड़ा यहाँ पे रहेगा नहीं, तो वो आपके बीच ही, आपके एक टीम मेंबर के तौर पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो आप सब लोग बड़े प्यार से इसे अच्छी सेशन किया। मैंने तो ये कहा कि जब मुझे पता चला कि एक्चुअल थीम क्या है, जब उन्होंने लिटरेचर भेजा, तो मुझे अच्छा तो ये लगा कि चलो ऐसी बातें करने के लिए आज के जमाने में लोग फेस टू फेस मिलते हैं, वरना लोग स्क्रीन पे मिलते हैं, स्क्रीन पे मिलते ही नहीं। स्किन टू स्किन तो मिलते ही नहीं, स्क्रीन टू स्क्रीन ही मिलते हैं। तो ये आप फेस टू फेस एक दूसरे से मिले, ये भी अपने आप में बहुत बात है। मिलते जुलते रहा करो, इसलिए यारो नाहक भी मिलते जुलते रहा करो, क्योंकि मिलने जुलने से कुछ यादें कुछ ताजा हो सकती है। यादें बना रहे हैं आप फिर अगले साल के लिए, तो मिलते जुलते रहा कीजिए, आनंद करा कीजिए। और सिंपल सी बात है जो मेरे जन्म से पहले हमारे फिल्मी गीतों में कही गई, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, जीना किसी का। थैंक यू। बंद करना।